नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज सिंघम वर्सेस पुष्पा, बंगाल चुनाव का दूसरा चरण आते आते किसी एक्शन फिल्म की तरह बंगाल में भी ताबड़तोड़ एक्शन और डायलॉग बाजी देखने को मिल रही है। बंगाल चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को लेकर आज पूरे दिन सियासी घमासान देखने को मिला। दरअसल पाल्टा में टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने वोटरों को धमकाया तो अजय पाल शर्मा ने अपने सिंघम स्टाइल में जहांगीर खान को धमका दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अजय पाल शर्मा पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने के आरोप लगे तो जहांगीर खान ने भी अजय पाल शर्मा को लोकतंत्र की दलीलें देते हुए सिंघम के सामने खुद को पुष्पा बता दिया और तृणमूल अजय पाल शर्मा के खिलाफ पहुंच गई कोर्ट। लेकिन हाईकोर्ट ने कल मतदान खत्म होने से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए तृणमूल की याचिका खारिज कर दी। लेकिन इस घटना से दूसरे फेज के पहले तनाव चरम पर पहुंच गया है और अजय पाल शर्मा को 4 मई यानी नतीजे के बाद देख लेने की धमकियां मिल रही हैं। देखिए सिंघम वर्सेस पुष्पा। शर्मा मैं बता रहा हूं, हल्के में ले रहे हो ना, केसी सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। খেলাটা ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। वो अधिकारियों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अधिकारियों पर जो है वो आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। फाइनल फाइट पर बंगाल, वोटिंग से पहले नया बवाल। 142 विधानसभा सीट, 1448 उम्मीदवार। बंगाल चुनाव का फाइनल फेज जो तय करेगा कि 2026 में बंगाल कौन जीतेगा। दीदी फिर बाजी मार जाएंगी या फिर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। दूसरे चरण की 142 सीटों को बंगाल के सत्ता को तय करने में काफी अहम माना जाता है। लिहाजा सेकेंड फेज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मां माटी और मानुष का असल इम्तिहान है। ये चरण सिर्फ टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ में ही नहीं बल्कि कोर वोट बैंक के अग्नि परीक्षा का है। 5 साल पहले 142 में से 123 सीटें जीतकर दीदी ने अपना दम दिखाया था और इस बार इन्हीं सीटों पर फाइट बहुत टाइट मानी जा रही है। बंगाल की सियासत को करीब से जानने वालों का मानना है कि इस फेज में जो भी दल सियासी बाजी मारने में कामयाब रहेगा उसी के नाम बंगाल की सत्ता हो सकती है। बंगाल की सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, इसका फैसला फाइनल फेज में बंगाल की जनता करेगी। लेकिन उससे पहले बंगाल की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया। ये बवाल आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को लेकर है, जो बंगाल चुनाव में बतौर ऑब्जर्वर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन उनके एक वायरल वीडियो ने टीएमसी और बीजेपी को सामने लाकर खड़ा कर दिया। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के इस वीडियो को लेकर दावा है कि वो टीएमसी उम्मीदवार के समर्थकों को धमका रहे हैं। दरअसल जिस जहांगीर खान का जिक्र अधिकारी कर रहे हैं वो फाल्टा विधानसभा से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। उन्हीं के घर के पास अजय पाल शर्मा ने चेतावनी दी। इसी पर जहांगीर खान ने पलटवार किया। बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। খেলাটা ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ। वो अधिकारियों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अधिकारियों पर जो है वो आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। और मुझे लगता है कि स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में निष्पक्ष तरीके से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है। हिंसा न हो इसे लेकर सीआरपीएफ जवानों के साथ ऑब्जर्वर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसी दौरान अजय पाल शर्मा को सूचना मिली कि जहांगीर खान के समर्थक लोगों को धमका रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन इसे लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया कि आईपीएस अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अजय पाल शर्मा उत्तर प्रदेश से ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेजे गए।
एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि बंगाल में जितना अन्याय करना चाहते हो अन्याय करो। क्या आपको दिखाई नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहाँ कहाँ पोस्ट हो रहे हैं? क्या आगरा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या नोएडा में पोस्टिंग ऐसे मिल जाती है? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, दोनों पार्टी मिलकर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने में ये शामिल हो चुके हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप के समय सियासत भी होने लगे हैं। जहांगीर को चेतावनी पर समर्थकों में आया उबाल। अजय पाल शर्मा ने फाल्टा विधानसभा से उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके समर्थकों को कोई भी गड़बड़ ना करने की चेतावनी दी तो उनके समर्थक और टीएमसी कार्यकर्ता भड़क गए। वोटिंग से एक दिन पहले यानी मंगलवार को अजय पाल शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखाई दिए। चुनाव के दौरान जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी को घेरने की कोशिश टीएमसी और पूरा देश का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाली पार्टियां कर रही हैं, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव, दूसरे चरण का जो चुनाव है, वो इसी मुद्दे पर आकर टिक गया है कि क्या ममता बनर्जी अपने पुलिस प्रशासन का प्रयोग, पुलिस बल का प्रयोग अपने हित में कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के चहेते आईपीएस अधिकारी क्या भारतीय जनता पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। फिर से चुनाव विकास की बजाय चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा, पुलिस प्रशासन की भूमिका, केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर आकर के टिक गई है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक और आईपीएस अधिकारी की भूमिका पर सवाल खड़े किए। यह अधिकारी उड़ीसा कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी बटुला गंगाधर, जिन्हें पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। महुआ ने आरोप लगाया कि बटुला गंगाधर भी केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। I'm here to give you a very loving, very polite message, Mr. Gangadhar. It's not a threat, but I'd just like to remind you that actually Nadia is not Western Orissa. Nadia is not Rayagarh, where Orissa police mercilessly beat up tribals and all of India watches. Nadia is Nadia. So you've come here to do a job. Don't try and go above and beyond your mandate, Mr. Gangadhar, because I'm watching. You are illegally calling up OCs and you're illegally calling up police stations and you are asking them to go house to house to get our Trinamool Congress workers and threaten them and tell them not to leave their homes. Really? वोटिंग के दिन या उससे पहले किसी तरह की हिंसा न हो, इसे लेकर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ऐसा ही पहले चरण में हुआ था। नतीजा रिकॉर्ड तोड़ मतदान के तौर पर दिखा। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि सुरक्षा बलों की मदद से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकाने की कोशिश हो रही। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का दावा है कि जिस तरह से बंगाल ने मतदान किया है और करेंगे, उससे बंगाल में बदलाव की लहर दिखेगी। 4 मई जीती गई सरकार तो क्या तृणमूल नाम कर कोई पार्टी नहीं रहेगा। जनता का तो ऐसा ही मूड है और जनता ठान लिया है। और जहां भी आप जाओ, अब एक ही नजारा, चाहे वो दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो और इस तरफ पूर्व मेदिनीपुर, सभी जगह लोग घर से निकल कर आ रहे हैं। बोले बहुत दिन बाद हम लोग निर्भय होकर वोट दे सकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सेकंड फेज की 142 सीटों का रण भीषण है। 5 साल पहले दीदी भले ही इन सीटों पर दमदार रही, लेकिन 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। ऐसे में बंगाल चुनाव के फाइनल फेज में मतदाता राजनीतिक दलों की बंगाल के लिए भूमिका तय कर देंगे। कौन सत्ता में रहेगा और कौन विपक्ष की भूमिका निभाएगा। कोलकाता से मनोज पांडे और प्रशांत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो
अजय पाल शर्मा निशाने पर हैं। बंगाल से लेकर यूपी तक विपक्ष उनके खिलाफ हमलावर है। आखिर कौन है अजय पाल शर्मा, जिन्हें यूपी का सिंघम कहा जाता है? इनका एक बायोडेटा हम आपको दिखाते हैं। 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं अजय पाल शर्मा। फिलहाल प्रयागराज में एसपी हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचान रखते हैं अजय पाल शर्मा। योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के विजन के तहत दर्जनों एनकाउंटर को अजय पाल शर्मा ने ही अंजाम दिया है और इस वजह से उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। लेकिन इस दौरान उन पर कई फर्जी मुठभेड़ के भी आरोप लगे और इसे लेकर वो विपक्ष के निशाने पर भी तब भी रहे। इसके अलावा गंभीर यह भी है कि अजय पाल शर्मा पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। लेकिन बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर इनकी तैनाती हुई और तृणमूल कैंडिडेट को धमकाने के बाद ये सुर्खियों में छाए हुए हैं और विपक्ष इन पर जबरदस्त रूप से हमलावर है। इन हमलों के बीच अजय पाल शर्मा को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल यह है कि अजय पाल शर्मा को बंगाल क्यों भेजा गया? एक यूपी कैडर के पुलिस अधिकारी को बंगाल में, वो भी चुनाव के वक्त, उनको क्यों भेजा गया? तो दरअसल चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किसी भी राज्य के किसी भी पुलिस अधिकारी को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में किसी भी चुनावी क्षेत्र में तैनात करने का अधिकार रखता है। लेकिन शर्मा पर आरोप है उन्होंने टीएमसी कैंडिडेट को गांवों में घुसकर धमकाया, उसके परिवार के लोगों को धमकाया और ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। और अधिकार क्षेत्र में दरअसल इसलिए नहीं आता क्योंकि अजय पाल शर्मा की तैनाती पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर की गई है और जहांगीर खान की शिकायत पुलिस में की गई थी, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने का अधिकार रखती है, एक्शन लेने का अधिकार अजय पाल शर्मा को नहीं था। एक और सवाल उठा कि अजय पाल शर्मा आखिर फोर्स लेकर के क्यों गए? उनकी मंशा क्या थी फोर्स लेकर जाने के पीछे? हालांकि यह जबरदस्ती का विवाद है क्योंकि आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसी तैनाती पर फोर्स साथ रहना एक सामान्य प्रक्रिया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान को धमकाया क्यों? क्योंकि उनके पास धमकाने का अधिकार नहीं है। हालांकि वो शिकायत की सिफारिश जरूर कर सकते हैं। ऐसे कई सवाल जो उनसे जुड़े जिनका जवाब मैंने आपको दिया। लेकिन सिर्फ ये एक मसला नहीं है। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में एसआईआर पर भी घमासान जमकर बढ़ा हुआ है। चुनाव आयोग की सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई है और ट्रिब्यूनल में लंबित 12,90,000 से ज्यादा मामलों में सिर्फ 1468 लोगों के नाम क्लियर हो पाए हैं। यानी बाकी के 12,89,000 लोग दूसरे चरण में वोट नहीं दे पाएंगे। एसआईआर में इन 12,89,000 वोटर से बीजेपी और टीएमसी में किसे फायदा, किसे होगा नुकसान, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा और जो घुस गए हैं उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप भी सोच रहे हैं डर दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है, नहीं होगा। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। सर्वधर्म समन्वय रामकृष्ण। बंगाल चुनाव में इस बार एसआईआर सबसे गर्म मुद्दा रहा और दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले आई सप्लीमेंट्री लिस्ट ने फिर इसमें तड़का लगा दिया। पहले चरण में जहां 14 लाख से ज्यादा मतदाता वोट नहीं डाल पाए थे, अब दूसरे चरण में भी 12,79,000 वोटर अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 1476 आवेदनों का रिव्यू किया गया, जिनमें 1468 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि 6 नाम डिलीट किए गए। इसमें गलत आवेदन की संख्या इस बार 0 बताई गई। चुनाव आयोग ने गलत आवेदन में क्या आधार लिए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के वोट नहीं दे पाने से दूसरे चरण में इसका असर दिख सकता है। 29 अप्रैल को 7 जिलों की 142 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है। 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर्स 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। एसआईआर में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटे, जो कुल मतदाताओं का करीब 11.9%। दूसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है वहां एसआईआर में नाम कटने का असर क्या रहने वाला है, तो समझ लीजिए। उत्तर 24 परगना में कुल 33 सीटें। यहां 2021 में टीएमसी ने 28 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी को 5 सीट मिली थी। यहां हार जीत का अंतर 9.13 लाख वोट का रहा था। एसआईआर में अब की बार 12.60 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो गए।
इसी तरह दक्षिण 24 परगना में 43% नाम और नदिया जिले में 77.86% नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए। दूसरे चरण में भवानीपुर में भी चुनाव होना है। यहाँ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन एसआईआर में यहाँ 47,000 नाम हटा दिए गए। हालांकि 14,000 मामले जांच के दायरे में हैं, लेकिन जिस तरह सप्लीमेंट्री लिस्ट में सिर्फ 1468 नाम ही जोड़े गए हैं, उससे इस सीट पर भी टक्कर कांटे की हो गई, क्योंकि 2021 में ममता ने यहाँ 58,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि चुनाव में एसआईआर को लेकर टीएमसी और बीजेपी में जमकर आर पार हुआ। बीजेपी ने जहां नाम काटने को अवैध घुसपैठियों से जोड़ा है, वहीं टीएमसी इसे अपने वोट बैंक में सेंध बताती रही। एसआईआर तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इलीगल है उसका नाम तो काटना ही चाहिए, या जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा उसका नाम तो काटना ही चाहिए, और जो अवैध है, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उसका नाम तो काटना ही चाहिए। इसमें क्यों विरोध करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। एसआईआर तो हमेशा से करते आए हैं। The high percentage of polling in the first phase show that people have revolted against SIR and they voted against BJP for TMC. It will give us bigger dividends in the second phase of poll. People are very aggrieved with the SIR against BJP. They have experienced people who can predict the outcome. Yes, the vote definitely has been against BJP. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एसआईआर में जिस तरह 91 लाख वोट कटे हैं, उसका असर हार जीत के अंतर पर पड़ सकता है, क्योंकि 2021 के चुनाव में बीजेपी टीएमसी में हार का अंतर 60 लाख वोटों का था, और अगर एसआईआर में 60% वोट भी टीएमसी के कट गए तो यह अंतर करीब 5 लाख का रह सकता है, यानी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। एसआईआर से किसको लाभ होगा, किसको घाटा होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो पहलू हैं एसआईआर के। पहला तो 60 लाख जो नाम पहली बार ड्राफ्ट लिस्ट में डिलीट हुए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उसमें डेड वोटर हैं, शिफ्टेड वोटर हैं, वो वोटर हैं जिनके पास 2-2 कार्ड थे। लगभग 60 लाख वैसे वोटर को डिलीट किया गया, वो अपडेटेड नहीं था। ये एक सही काम हुआ है। कंट्रोवर्सी सारी है जो बाद में 60 लाख जिन्हें डी वोटर, डाउटफुल वोटर डिक्लेयर किया गया, जिन्हें अंडर एडजुडिकेशन रखा गया, उसमें से लगभग 30-32 लाख को एलिजिबल नहीं ठहराया गया। मतलब जो वोटर हैं लेकिन उनकी क्रेडेंशियल जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई जुडिशियल स्क्रूटिनी में। अब इसमें आप देखिए, अगर आप मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे एरिया जो पहले चरण में चले गए हैं चुनाव में देखें, तो वहां पे मुस्लिम लोगों के ज्यादा नाम कटे, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया। उसी तरीके से नॉर्थ 24 परगना में आप देखें तो ज्यादातर हिंदू में हिंदू दलित जो मतुआ है उनके नाम कटे हैं, क्योंकि वो मतुआ बाहुल्य एरिया उसमें काफी ज्यादा आता है। पहले चरण के वोटिंग पैटर्न को भी एसआईआर के असर के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि या तो लोगों ने एसआईआर के डर से टीएमसी के पक्ष में वोट डाला है, या फिर वोट कटने का फायदा बीजेपी को मिला। फिलहाल सबकी निगाहें अब दूसरे चरण की वोटिंग पर है, और अगर पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग होती है तो नतीजे चौंका सकते हैं। यही चरण बंगाल में ममता की लोकप्रियता और बीजेपी के साख को साबित करने वाला है। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर 2021 के नतीजे देखें तो दूसरे चरण में ममता बनर्जी का पलड़ा भारी नजर आता है, यानी दक्षिण बंगाल में बीजेपी के लिए मुश्किल वाला फेज है, और इस फेज में कई फैक्टर्स हैं। वो क्या क्या है आपको दिखाते हैं। पहला फैक्टर है महिला फैक्टर, यानी कि सीधा आधी आबादी। 142 सीटों में 23 ऐसी सीटें हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। इससे साफ लग रहा है कि इस चरण में दशा और दिशा महिलाएं तय कर सकती हैं। दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है मुस्लिम मतदाता, जिसे टीएमसी का कोर वोटर कहा जाता है। 142 में से 62 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता की संख्या 25 से 70% है, और 11 सीटों पर 50 से 70% आबादी है। वहीं 23 सीटें ऐसी हैं जहां 40% तक मुस्लिम मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करते हैं। तीसरा फैक्टर एक और है, एम फैक्टर, ममता फैक्टर, और यह फैक्टर है 2021 चुनाव का आधार।
2021 में दक्षिण बंगाल में 85% सीटों पर ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की थी, यानी टीएमसी ने 142 में 123 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। एक मतवा फैक्टर भी है जो पिछले 2019 लोकसभा से अब तक बीजेपी के फेवर वाला ही माना जाता रहा है। 34 सीटों पर असरदार है। अगर एक तरफा होकर भाजपा के पक्ष में गया तो पिछले चुनाव का समीकरण यकीनन बदल सकता है। यानी दूसरे चरण की डगर में ये 4 अहम फैक्टर हैं, जिसके फेवर में ये फैक्टर हुए वो बंगाल की बाजी मार सकता है। बंगाल चुनाव में महिला एक खास फैक्टर है। महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी ने हर दांव चला। हालांकि महिलाओं का रुझान बंगाल के नतीजे सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इधर बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया। महिला आरक्षण विधेयक रोकने के लिए विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। अब कुछ राजनीतिक जानकारी से 2027 के लिए बीजेपी की चुनावी तैयारी के तौर पर देखने लगे हैं। बंगाल का फैसला 4 मई को होगा, लेकिन 2027 के लिए यूपी में रणभेरी बच चुकी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने ताल ठोक दी है, पर इसकी वजह पीएम मोदी का 2 दिन का वाराणसी दौरा है। वाराणसी में खुली जीप में सवार होकर पीएम मोदी बीएलडब्ल्यू ग्राउंड में पहुंचे और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। 25,000 महिलाओं के बीच पीएम मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष को घेरा। कहा कि परिवारवादी पार्टियां महिलाओं को संसद विधानसभा में आने से रोकना चाहती हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। साथियों, असली बात यह है कि ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। आप सभी से डरे हुए हैं। ये परिवारवादी दल देश की उन बेटियों को विधानसभा और संसद नहीं आने देना चाहते। पीएम मोदी ने इस मौके पर 6,350 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें सिग्नेचर ब्रिज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने 2 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। महिला आरक्षण को लागू करने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जताई। ये बड़ा लक्ष्य है। लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के महिला शक्ति को संबोधन के साथ ही यूपी में 2027 के बिसात और 2029 के चुनाव का ब्लूप्रिंट भी बीजेपी ने तैयार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक 15 मई के आसपास बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान संभव है। इसके लिए देश भर से 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं की सूची तैयार की गई। वरिष्ठ नेताओं और संगठन के स्तर पर लंबा मंथन हुआ। संदेश साफ है, बीजेपी अब अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है। पीएम मोदी पहले ही इसका संकेत दे चुके हैं। परिवारवादी राजनीति ने देश के नौजवानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। उनके आगे आने के सारे मौके खत्म कर दिए हैं और इसलिए देश के इन युवाओं को अवसर मिलने ही चाहिए जो राजनीति के माध्यम से नए समाधान देने के लिए आगे आना चाहते हैं। बीजेपी संविधान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में अधिकतम 38 राष्ट्रीय पदाधिकारी हो सकते।
जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 9 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 संगठन महामंत्री, 15 राष्ट्रीय सचिव, 1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। खास बात यह है कि इनमें कम से कम 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित